हेलो दोस्तों, हाय। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग, मेरी फ्रेंडें कैसी हैं? सभी मेरी सहेलियां कैसी हैं? आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम नवनी है, मैं जहांगीरपुरी की रहने वाली हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ। मैं आप सभी लोगों को जो मेरे से बड़े हैं उनको सलाम वालेकुम, नमस्ते। जो मेरे से छोटे हैं उनको मेरी तरफ से सबको प्यार। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज आई हूँ कुछ बातें शेयर करने के लिए, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। आप लोगों से मैं बातें करना चाहती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वैसे आज की डेट में तो मैं इन्फॉर्मेशन जो मैं मानती हूँ कि काफ़ी हद तक मेरी काफ़ी बहनों को पता है कि इन्फॉर्मेशन HIV किन कारणों से फैलता है। HIV एड्स होता क्या है, STI होता क्या है, मैं आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी। दोस्तों, मैं सभी बहनों को इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके और इन जो चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाना चाहती हूँ। दोस्तों, वैसे रेनबो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा। आप अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो प्लीज़ उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसमें काफ़ी हमारे MSM कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वहाँ काफ़ी जुड़े हुए हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहाँ पे काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहाँ काउंसलर मिलते हैं, डॉक्टर्स वगैरह की सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे मैं एक NGO से जुड़ी हुई हूँ, एडेंट है, उसका नाम एडेंट है। और मैं काफ़ी सालों से NGO में काम भी करती रही हूँ और काफ़ी सालों से मैं NGO से जुड़ी रही हूँ। जब हम 2010 में काम करा करते थे NGO के अंदर, तो दोस्तों उस समय इतना नहीं पता होता था कि मतलब HIV होता क्या है, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। एटलीस्ट मैं खुद अपने बारे में बताऊं कि जब तक मैं NGO में नहीं आई थी तो मैं खुद डरती थी कि NGO में होता क्या है, NGO में मैं जाऊंगी तो वहाँ क्या होगा। तो काफ़ी लोग मुझे डरा दिया करती थी, मेरी काफ़ी बहनें थी जो मुझे डरा दिया करती थी कि नहीं, NGO में नहीं जाना, वहाँ पे फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर वो फ़ौरन भेज देते हैं वहाँ के जो इंडिया के जो ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर होते हैं। तो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें थी। तो अब सोचती हूँ थोड़ा हंसी आती है ना। लेकिन वो सब था, मतलब ज़माना था, तो उस समय काफ़ी लोग थे जो मतलब उनको बिल्कुल HIV के बारे में ज्ञान ही नहीं था कि HIV किन कारणों से फैलता है। तो इस वजह से काफ़ी लोग संक्रमित भी हुए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन आज की डेट में मैं समझती हूँ 2020 के अंदर, 2021 के अंदर, सॉरी, 2021 के अंदर के आज लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो जानते हैं कि HIV किन कारणों से फैलता है, कौन से वो 4 कारण हैं जिससे HIV होने का हमें खतरा रहता है, STI क्या होता है और STI होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं आपको HIV के वो 4 कारण बताती हूँ। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा कारण है संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले शिशु को। तीसरा कारण है बिना जांचे हुए खून को चढ़ाने से। चौथा कारण है साझा सुई के प्रयोग से। अब आप कहेंगे ये 4 कारण आपने बता दिए, लेकिन आपने विस्तार से तो बताया नहीं। तो मैं उसके बारे में विस्तार से बताती हूँ आपको। दोस्तों, इत्मीनान से बैठिएगा, मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी और हम अच्छे टॉपिक पे हम लोग बातें करते रहेंगे। मुझे लगेगा जब मैं ज़्यादा बोर कर रही हूँ तो मैं वीडियो को एंड कर दूँगी। तो दोस्तों, पहला कारण जो मैंने बताया HIV का, असुरक्षित यौन संबंध। तो दोस्तों, जो असुरक्षित यौन संबंध है उसमें आप क्या मानते हैं? क्या बिना कॉन्डम के यूज़ को ही असुरक्षित यौन संबंध बोलेंगे? क्या हम कॉन्डम यूज़ नहीं करेंगे तो उसको ही हम असुरक्षित यौन संबंध बोलेंगे? नहीं। बिना कॉन्डम के हम सेक्स कर रहे हैं उसको हम असुरक्षित यौन संबंध तो बोलते हैं, लेकिन इसके और भी कारण हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो असुरक्षित यौन संबंध हम करते हैं बिना कॉन्डम का यूज़ किए, वो क्यों करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी काफ़ी बहनें हैं, वो कस्टमर बना लेती है, क्लाइंट बना लेती है ज़्यादा पैसों के लिए। वो कहता है यार 100 रुपये ज़्यादा ले लो, 200 रुपये ज़्यादा ले लो और कॉन्डम यूज़ मत करो। तो वो बातों में आ जाती है कि चल ठीक है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 500 ज़्यादा ले लो, 1000 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन मैं कॉन्डम यूज़ नहीं करना चाहता। क्योंकि कहते हैं चमड़े से चमड़ा मिलता है जब भी मजा आता है।
उनका मानना ये है, सिर्फ एक छोटे से पैसों के लिए, और वो अपनी लाइफ को के साथ खिलवाड़ करते हैं। अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पीने से उनका हाई रिस्क बढ़ जाता है। अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पीने से उनका हाई रिस्क बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और काफ़ी बहनें ऐसी भी है कि वो कुछ ऐसा नशा करती है जो बहुत ही खतरनाक होता है। एटलीस्ट जैसे स्मैक पीना और गांजा पीना, और जैसे नशा वो सुई लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, ये सब करना दोस्तों। तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि हमारी जो फ्रेंडें होती है वो उनके सामने उनको ये नहीं पता रहता है कि कस्टमर बैठा है तो कैसा है, और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ सेक्स कर रहे हैं तो हम अपने आप के साथ हम कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं, हम प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं, हम प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता है। और कई बार वो विदाउट कॉन्डम सेक्स कर लेती है। और जो नशे की हालत में होता है दोस्तों, उस समय इतनी उत्तेजना होती है कि उस समय ये भी नहीं पता लगता कि चोट कहाँ लग रही है, मतलब कैसे सेक्स हो रहा है। कई बार वो इतना वाइल्ड हो जाता है कि कई बार ब्लडिंग भी हो जाती है, कई बार इतना वाइल्ड हो जाता है वो, जैसे कि उसको फिर सुबह उठने के बाद जब उसे पता लगता है कि मेरे साथ में क्या हुआ है और या फिर मैंने क्या किया है। तो दोस्तों ऐसा आप कुछ भी ऐसा ना करें। जब भी आप सेक्स करते हैं तो प्लीज़ इतना अल्कोहल या फिर ऐसा कुछ इतना आप ना करें कि मतलब जिससे कि आपको अपना सेक्स जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्लेजर आप पाना चाहते हैं, वो विदाउट स्मोकिंग, विदाउट नशा किए हुए भी आप कर सकते हो, विदाउट उसके भी आप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि क्योंकि उसमें प्लेजर आपको अच्छा जब भी अच्छा लगेगा। और कॉन्डम का आप जैसे कितना भी नशा यूज़ कर रहे हैं कि आपको पता है कि मैं नशा यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद भी मैं अपना अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तो प्रिकॉशन का ज़रूर ध्यान रखें, कॉन्डम का ज़रूर ध्यान रखें। जो ये हाई रिस्क बढ़ाते हैं कॉन्डम का यूज़ ना करने पर, इसलिए इसको असुरक्षित यौन संबंध बोला जाता है कि हमने असुरक्षित यौन संबंध कर लिया। क्योंकि नशे की हालत में हम कॉन्डम को भी ऐसे चढ़ाएंगे कि जिसमें वो कई बार हवा रह जाती है, वो एक धक्का मारती है वो कॉन्डम फट जाता है, उसमें बबन से रह जाते हैं, जिससे कि वो कॉन्डम को सही से चढ़ा नहीं पाते हैं, कॉन्डम फट जाता है। और जो क्लाइंट होता है वो नहीं बोलना चाहता या फिर नहीं बताना चाहता कि कॉन्डम फट चुका है, और वो अपना जारी रखता काम। तो ये बहुत हाई रिस्क हो जाता है। दूसरा कारण है संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले शिशु को। अगर माँ संक्रमित है, गर्भवती है, तो डिलीवरी के समय में उसके जो शिशु है, जो उसका होने वाला शिशु है दोस्तों, उसको चांसेस होते हैं कि वो संक्रमित हो सकता है। लेकिन आज की डेट में आज जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारे जो टेक्नोलॉजी है, वो इतना आ गया है कि मतलब अगर जो माँ है, संक्रमित माँ है, संक्रमित गर्भवती माँ है, वो अपने शिशु को संक्रमित होने से बचा सकती है। हॉस्पिटल में जाके अपने उन डॉक्टर से मिले, काउंसलर से मिले, और जो 9 मंथ्स होते हैं उनकी देखरेख में उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चले, तो वो अपने आप को और अपने शिशु को पॉजिटिव होने से बचा सकती है। संक्रमित माँ अपने होने वाले शिशु को संक्रमित होने से बचा सकती है, अपने शिशु को होने से बचा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है साझा सुई के प्रयोग से। अब कोई साझा सुई के प्रयोग से कैसे होगा? मेरी काफ़ी बहनें ऐसी हैं जो क्या करती है कि काफ़ी दोस्तों के साथ बैठ के वो इंजेक्शन ड्रग लेती हैं। और कई बार क्या होता है कि पहले क्या हुआ करता था कि जैसे देखा है आपने कभी मोहल्ले के अंदर कोई हम एक जोन साहब डॉक्टर हुआ करते थे, जो एक पुड़िया बांध के दवाइयाँ दिया करते थे। उस समय क्या होता था, वो एक ही निडन से काफ़ी पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया करते थे। लेकिन अब तो पता है उन्हें कि हम सजा हो जाएगी हमारे को, इस वजह से अब ये सब कुछ उनको भी वो नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है अभी उनका। लेकिन जो ड्रग्स लेती है मेरी फ्रेंडें, जो मेरी बहनें, उनसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें।
अगर आप ड्रग लेती है, पहली बात तो आपको ड्रग का सेवन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह आपके शरीर को बहुत ही क्षति पहुंचाती है। आपको जब नशे की इतनी आदत पड़ जाती है तो जो आपके नशा है वो सिगनेस इतना हो जाता है कि कई बार आपको अगर नशा नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और नशे के लिए आप कुछ भी करेंगे। कि आपसे कोई अगर बोलता है कि विदाउट कॉन्डम सेक्स करो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा या फिर मैं ये नशा तुम्हें दूंगा, तो वो कई बहनें वो नशा भी कर लेती, वो काम भी कर लेती है। मतलब 5-6 बहनें बैठी है, ये 5-6 लोग बैठे हैं और एक ही सिरिंज से वो इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग को अपने अंदर, तो उससे भी HIV होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा कारण है बिना जांचे हुए खून को चढ़ाने से। अब आप कहेंगे बिना जांचा हुआ खून कैसे? तो दोस्तों कई बार ऐसे होता है कि जो हम लोग बाहर प्राइवेट बैंक से हम लोग जो ब्लड लेके आते हैं, कई बार हमारे पास जो हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें खून अवेलेबल नहीं हो पाता है, ब्लड अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग प्राइवेट से ख़रीदने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब आप ब्लड आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है, जब गवर्नमेंट पे तो आपका पूरा टेस्टेड वगैरह सब कुछ लिखा होगा, और सारे जितने भी उसमें होगा हेपेटाइटिस बी वगैरह सारे टेस्टेड का उसमें ओके लिखा होता है, तब वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है HIV टेस्टेड ओके, वो आप वहाँ पे जांच लीजिए जब भी आप किसी ब्लड बैंक से खून लेते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, अगर आप प्राइवेट से भी खरीदते हैं तो आप उस पर चेक कर लीजिए। अगर गवर्नमेंट से भी लेते हैं तो आप उसको चेक कर लीजिए कि वहाँ पे जो टेस्टेड है HIV टेस्टेड है या अदरवाइज़ और भी जो जितने भी वहाँ पे टेस्टेड लिखे होते हैं, ठीक है, वो आप सारे चेक करके देखिए कि उसमें ओके वगैरह सारी रिपोर्ट ओके होगी, तभी उसको लीजिए। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, प्राइवेट में कैसे हुआ था ऐसे कई बार ऐसे कि वहाँ से ब्लड लिया और बिना जांचे मतलब बिना उसको देखे हमने चढ़ा दिया और वो संक्रमित हो गया। उसी को हम कहते हैं बिना जांचे हुए खून को चढ़ाने से। ये 4 कारण हैं दोस्तों। अब मैं आपके टॉपिक पे आती हूँ कि STI क्या है, गुप्त रोग क्या है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्स के द्वारा आदान प्रदान किया गया रोग, गुप्त रोग STI कहलाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम किसी के साथ सेक्स करते हैं दोस्तों, तो किसी के सामने वाले जैसे अल्सर हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, और हम उसके साथ जैसे बिल्कुल एकदम न्यूड होकर हम कर रहे हैं, सब कुछ सेक्स वगैरह कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसका जो होता है वो रोग वगैरह वो हम में आ जाता है, या फिर हमारा उनको चली जाता है, उसको ही हम STI कहते हैं। और दोस्तों मेरा मानना ये है कि देखो STI जब होती है ना, तो कृपया करके मेरी बहनों से नम्र निवेदन है कि वो अपनी इस चीज़ को छुपाए नहीं, क्योंकि STI को आप जितना छुपाओगे वो उतना ही बढ़ती है। और STI को माना गया है कि वो बढ़ावा देती है HIV को। वो इंडिया गेट है, गेट, ठीक है, वो बढ़ावा देती है। ठीक है, वो गेट ऐसा गेट है जो बढ़ावा देती है, इनको HIV को होने का बढ़ावा देती है। तो कृपया करके आप इसको शर्माइए। देखो ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो सकती है। मैं जानती हूँ काफ़ी बहनें जब किसी को ये STI वगैरह हो जाती है तो काफ़ी उनका इंसल्टिंग करती है, हंसती है, ये है। लेकिन दोस्तों आप किसी NGO में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप काउंसलर से बात कीजिए, पहले मैनेजर से बात कीजिए, मैनेजर के बाद काउंसलर से बात कीजिए। काउंसलर जो भी आपकी जानकारी होगी उसको गोपनीय रखेगी। ये आपका देखिए, आपको अपने राइट भी पता होने चाहिए कि हमारे राइट क्या है, उसको वो गोपनीय रखेगी। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो भी इस जानकारी को गोपनीय रखेगी, ये उनका कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं बाकायदा। ठीक है दोस्तों,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट भी क्या है। धीरे धीरे मतलब ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि मेरे राइट्स क्या हैं। तो आप एनजीओ में दिखाइए। एनजीओ में अगर आप नई हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरी लाइन लगी होती है और काफ़ी मतलब भीड़ होती है और वहाँ पे बहुत शर्मिंदगी होती है कि कैसे खोल के दिखाऊंगा, कैसे मतलब मैं ये करना है, मुझे कैसे दिखाऊंगी, ये सब मैं नहीं दिखा सकती हूँ, मेरे को शर्म आएगी, मैं कैसे ये करूँगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप वहाँ मत जाइए, आप एनजीओ में चाहिए। एनजीओ के अंदर डॉक्टर्स बैठते हैं, वो अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, काउंसलर आपको अच्छे से ट्रीट करेगी, काउंसलिंग करेगी आपकी अच्छे से। आप वहाँ पे किया। अब तो आजकल तो क्या होने लगा है कि एचटीआई का जो वीडीआरएन टेस्ट है वो भी एनजीओ में होने लगा है। पहले एनजीओ में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वीडीआरएन टेस्ट एंड आईसीटीसी सेट जो टेस्ट है, वो एचआईवी टेस्ट जो है वो भी आजकल एनजीओ में हो जाता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ट्रीट किया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एचटीआई होता है तो कृपया करके शर्माइए नहीं, क्योंकि ये शरीर है, किसी को भी कुछ भी बीमारी हो सकती है और ना ही इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन उसको अगर आप नहीं दिखाते हैं, आप डॉक्टर्स को नहीं दिखाते, तो ये आपके लिए खतरनाक है। वो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मानना यही है कि जब भी आपको एचटीआई हो, ठीक है, तो आप ज़रूर जाके अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। और दोस्तों, मैं भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, एडेल्ट से। ठीक है, मैं भी वहाँ पे जाती हूँ एडेल्ट के अंदर। और जो रेनबो है, रेनबो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहाँ से भी जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको ये कम्युनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। और दोस्तों, एक चीज़ और है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एनजीओ, देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले जो एनजीओ ने वर्क किया है, जितनी भी एनजीओ थी हमारे दिल्ली के अंदर है या फिर अदर स्टेट के अंदर है, लोगों ने काम किया है। आज इस वजह से लोग आज खुल के सामने आते हैं, आज वो शर्माते नहीं हैं। पहले ज़माना था कि लोग खुल के सामने नहीं आते थे, इस वजह से उनके पास जानकारियाँ भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन खुशी है मुझे कि आज मेरी बहनों के पास, मुझे प्राउड है कि मेरी बहनों के पास आज इतनी जानकारी है कि वो अपने आप को इन चीज़ों के बारे में वो अच्छी नॉलेज रखती है और कॉन्डम यूज़ करती है, और एनजीओ में कॉन्डम भी लेने आती है। तो कृपया करके एक चीज़ और करें कि आईसीटीसी जो एचआईवी टेस्ट है, आप 3 मंथ में ना भी करवाए तो 6 मंथ में, साल में 2 बार आप जरूर करवाएं टेस्ट अपना। क्योंकि इससे हमें क्या रहता है कि हमें अपने शरीर के बारे में जानकारी रहती है कि हम सही है या अभी सही नहीं है। अगर है भी, अगर गलत भी हो गया है, अगर हम पॉजिटिव भी हो गए हैं, तो हमारी दवाई चालू हो जाएगी। उसको छुपाना नहीं है, रोग को छुपाना नहीं है, क्योंकि हम एक ही नाव के अंदर सब लोग सवार हैं, वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन हमें जानकारी क्या देनी है, हमें जागरूक क्या होना है कि हमें ये जो भी कमियां मैंने आप लोगों को बताई है, आप इन सब चीज़ों का पालन करें। एनजीओ इन्फॉर्मेशन देती है, एनजीओ आपको गाइडलाइन करती है। देखो, एनजीओ का काम होता है सिखाना, लेकिन जो अमन करना है वो हम लोग अपने ऊपर अमन करेंगे, क्योंकि लाइफ हमारी है। एनजीओ हमें शिक्षा दे सकती है। जो गुरु होता है, गुरु का काम क्या होता है? शिक्षा देना। तो एनजीओ को मैं किताब मानती हूँ। एनजीओ हमें इन्फॉर्मेशन देती है, कभी हमारे साथ क्राइसिस होता है, हरासमेंट होता है, बाकी हमारे कभी राशन कार्ड नहीं बने, कभी हमारे आधार कार्ड नहीं बने, कभी हमारे कोई भी काम होता है, कभी हमारे पेरेंट्स हमें परेशान कर रहे हैं, कभी हमें कोई और कम्युनिटी परेशान कर रही है। सब चीज़ में वो हमारी सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हमें भी इन लोगों के साथ में सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए? वो सिर्फ हमारे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन पालन करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जब हम कभी भी पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो जो हमारे गुरु होते हैं, वो गुरु हमारे लाइफ एंड तक हमारे साथ नहीं होते हैं। जब हम 10th पढ़े, बीए किया, बीएड किया, पढ़ते गए, वो सिर्फ वहाँ तक हमारे साथ सीमित है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में, लाइफ में जब हम उतरते हैं, जब हम उस किताबी दुनिया को हम छोड़ते हैं और जब प्रैक्टिकल में आते हैं, तो वो जीवन
समझना अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हमने क्या सीखा और हम क्या अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और आपको ही संवारना है, आपको ही इसके बारे में सोचना है। कोई और आपको इसके बारे में आके समझाएगा नहीं, कोई और आपको इसके बारे में ये चीज़ नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। गुरु का काम सिर्फ ज्ञान देना होता है। तो वही मैं एनजीओ का समझती हूँ। एनजीओ हर जगह आजकल एनजीओ खुली हुई है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे काम करती है, जैसे वो HIV एड्स पे भी काम करती है, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है और वो हम लोगों को एक राह दिखाती है, और राह पे चलना नहीं चलना वो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है दोस्तों, सभी एनजीओ में कॉन्डम उपलब्ध हैं जो फ्री मिलते हैं। सभी एनजीओ में लुब्रिकेंट चाहिए होता है, क्योंकि जनानी को लुब्रिकेंट जरूर चाहिए होता है। तो लुब्रिकेंट मिल जाएगा आपको। दवाइयाँ अवेलेबल हैं। पीटी लो, पीटी भी आपको हर 6 मंथ में आपको खानी चाहिए, प्रिजेंटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। डॉक्टर को लगता है कि आपको देना चाहिए तो वो आपको देंगे। ठीक है, वो आप काउंसलर से मिलिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप जरूर कराइए। रेगुलर मेडिकल चेकअप क्या होता है दोस्तों, कि उसमें हर 3 मंथ के अंदर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद जाना चाहिए। एनजीओ वाले लोग ना ढूंढे आपको, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है तो मुझे जानना है, एनजीओ नहीं। एनजीओ ने तो हमें सिखा दिया कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे हैं और ये तुम्हारा घर है, तुम आओ यहाँ पे, और ये आपको देखना है। आपको खुद एक जागरूकता होनी चाहिए कि आपको मेरा जो रूटीन चेकअप है, वो आ चुका है, मेरी डेट आ चुकी है, मैंने इस महीने को करवाया था, तो इस महीने को मेरा रूटीन चेकअप दोबारा बनता है, मुझे जाना चाहिए। ये आपका बनता है, तो आप खुद देखिए। ठीक है, और वहाँ जाइए, काउंसलर से मिलिए। काउंसलर से मिलने के बाद डॉक्टर से अपना रूटीन चेकअप कराइए। डॉक्टर को अगर लगता है कि आपको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो आपको ट्रीटमेंट देगी। कुछ प्रिस्क्रिप्शन आपको बताएगा तो डॉक्टर बताएगी, आप उसका पालन कीजिए। वहाँ पे किट, हर STI की किट भी अवेलेबल होती है। ठीक है दोस्तों, आपके राशन कार्ड वगैरह नहीं बन रहे हैं या फिर किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांगिए एनजीओ से। और दोस्तों, कॉन्डम का एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि काफ़ी मेरी बहनें हैं जो कॉन्डम के बारे में ये सोचती है कि जो गवर्नमेंट कॉन्डम आता है वो बेकार होता है, मतलब बेकार बनता है। दोस्तों, मैं आप सबको एक चीज़ बता देती हूँ कि एशियन कंपनी है वही कॉन्डम बनाती है। ठीक है, और जो कॉन्डम बनता है वो एक ही रबड़ से बनता है, उसमें कोई अदरवाइज़ के मेन फोर्स कोई और लगा दिया, वो कुछ और लगा दिया। ये सिर्फ क्या है, वो जो कंपनी होती है ना, तो उसको वो थोड़ा सा फ्लेवर, जनानी को थोड़ा बनाना फ्लेवर, लीची फ्लेवर, समथिंग फ्लेवर। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो वो सब है, बाकी वो सेम होता है, सब कुछ सेम प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। और कॉन्डम कभी भी आप यूज़ करें तो पहले कृपया करके उसको देख लें, उसकी डेट चेक कर लें। और अगर आप डेट चेक भी नहीं कर पाते, अगर आप कहीं अंधेरे में ऐसा कुछ कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको चला के देख लो, उसका लुब्रिकेंट चेक कर लें। ठीक है, अगर वो आपको लगता है कि वो नहीं अच्छा मतलब है या फिर वो ख़राब हो चुका है तो उसको यूज़ ना करें, उसको ना यूज़ करें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बस मैं यही सब जानकारी आप लोगों को देना चाहती थी। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और कृपया करके आप इन चीज़ों पर अमल कीजिएगा। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा बोर कर दिया तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, क्षमा याचना हूँ। ठीक है, और कभी रियल में मिलने का आप लोगों से सौभाग्य मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते।